स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग 9th क्लास के लिए आमने सामने हैं आज इस यूट्यूब चैनल पर। आइए हम लोग बात करते हैं आगे लेसन। आज का लेसन, डज मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट। क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? निश्चित ही बदल सकता है। हर पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। एवरी मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट इजीली। कैसे बदल सकता है, क्या इफेक्टिव फैक्टर है, वो बात यहाँ पर करनी है। साथ ही साथ अवस्था परिवर्तन जब होता है, चेंज होता है स्टेट, तो उस प्रोसेस का क्या नाम है, और फिर उस दरमियान और क्या क्या बातें होती हैं, ये हम लोगों को समझना है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मूल रूप से इस बात का ध्यान देना है। आइए देखते हैं कि सॉलिड स्टेट में कोई मैटर स्टोर किया हुआ है। सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स बहुत क्लोज होते हैं। पार्टिकल्स बहुत क्लोज होते हैं, एक दूसरे के सटे होते हैं। इंटरमॉलिक्यूल फोर्सेज बहुत हाई होता है। इंटरमॉलिक्यूल स्पेस नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम होता है। और इस तरह से ये सॉलिड स्टेट में कोई मैटर रखा हुआ है। इस तरह सॉलिड स्टेट में कोई मैटर रखा हुआ है, बिल्कुल क्लोज पार्टिकल्स हैं, और ये सॉलिड स्टेट सॉलिड है। ठोस अवस्था में एक दूसरा स्टेट गैस लिक्विड स्टेट में थोड़े पार्टिकल्स फर्क होते हैं। ये पार्टिकल्स लिक्विड में, द्रव अवस्था में थोड़ा सा इंटरमॉलिक्यूल स्पेस ज़्यादा होता है, फोर्सेज कम होते हैं। लिक्विड स्टेट में मूवमेंट थोड़ा ज़्यादा होता है। और गैसियस स्टेट में कोई मैटर गैसियस स्टेट में बहुत दूर होता है। ये पूरी तरह से भरा हुआ रहता है। जिस बर्तन में गैस भरी जाती है वो पूरा तरह से भरा हुआ है। और ये सवाल बॉक्स क्वेश्चन में आया भी था कि इस गैस का कौन सा प्रॉपर्टी क्यों भरा हुआ रहता है, रीजन देना है। तो सिंपल रीजन, इसका बहुत सिंपल रीजन है कि ये भरा हुआ रहने के कारण इंटरमॉलिक्यूल स्पेस ज़्यादा होता है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, इसलिए इसका वॉल्यूम इनडेफिनिट होता है। और इनडेफिनिट वॉल्यूम की वजह से, इनडेफिनिट शेप की वजह से ये पूरे बर्तन को भरे रहते हैं। तो ये गैस स्टेट में ये गैस है। यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि इंटरमॉलिक्यूल फोर्सेज, इंटरमॉलिक्यूल स्पेस ही रीजन है, उसका काइनेटिक एनर्जी ही रीजन है कि कोई भी पदार्थ किस अवस्था में है। यदि सॉलिड स्टेट में बहुत क्लोज हैं पार्टिकल्स, तो क्लोज होने से ही ये सॉलिड है। यदि ये पार्टिकल्स दूर हो जाएंगे, ये पार्टिकल्स इसकी तरह थोड़ा फर्क हो जाएंगे, स्पेस थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा पार्टिकल्स के बीच, तो ये फिर ये लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगा। क्योंकि पार्टिकल्स की वजह से सॉलिड था, पार्टिकल के बीच स्पेस बढ़ जाएगा, तो ये फिर लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, और स्पेस बढ़ जाएगा, एनर्जी और बढ़ जाएगी, मूवमेंट और बढ़ जाएगा, तो वही लिक्विड फिर गैसियस स्टेट में आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर सीधा क्लियर हो करके एक बात सामने आ रही है कि कोई भी पदार्थ की जो अवस्था होती है उसको बनाने वाले कण की वजह से होती है। उसको बनाने वाले कण में जो इंटरमॉलिक्यूल फोर्सेस हैं, इंटरमॉलिक्यूल स्पेस है, काइनेटिक एनर्जी है, उसकी वजह से वो स्टेट होता है। यदि उसमें कोई चेंजिंग आ जाए, इंटरमॉलिक्यूल फोर्सेज में कमी आ जाए, स्पेस बढ़ जाए, मूवमेंट बढ़ जाए, तो फिर वो सॉलिड नहीं रहेगा, फिर वो लिक्विड स्टेट में आएगा। और यदि स्पेस बढ़ जाता है, मूवमेंट और बढ़ जाता है, अट्रैक्शन फोर्स और घट जाता है, तो फिर वो गैसियस स्टेट में हो जाएगा। तो यहाँ पर सीधा जवाब कि ये पार्टिकल्स के जो 3 कैरेक्टर हैं, उस कैरेक्टर की वजह से स्टेट है कोई भी जो है सो। अब आइए किस कंडीशन में ये चेंज होता है। इंटरमॉलिक्यूल स्पेस किस कंडीशन में बढ़ता है, फोर्सेस किस कंडीशन में घटता है, मूवमेंट किस कंडीशन में बढ़ता है, वो कंडीशन ही, वो फैक्टर ही रिस्पॉन्सिबल है अवस्था परिवर्तन के लिए। अवस्था परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारकों में 2
कारकों का नाम आता है, दो फैक्टर का नाम आता है, एक टेम्परेचर और दूसरा प्रेशर। इफेक्टिव फैक्टर्स फॉर चेंज स्टेट्स ऑफ मैटर दो ही हैं, एक टेम्परेचर और दूसरा प्रेशर। तो यहाँ पर टेम्परेचर है तापमान, ये तापमान और दाब, तापमान और दाब यही दो कारक हैं जो अवस्था परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सवाल में पूछा गया अवस्था परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारकों के नाम लिखो। राइट इफेक्टिव फैक्टर्स ऑफ चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। राइट, ये अवस्था परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारकों का नाम लिखना है। उसमें से आप एक तापमान लिखेंगे और एक दाब लिखेंगे। यही दोनों में परिवर्तन जब होता है तब किसी पदार्थ की अवस्था बदलने लगती है। तो तापमान बढ़ने के बाद क्या होता है, कोई सॉलिड है उसका तापमान बढ़ता है। आपने मोम को पिघलते हुए देखा है, एल्युमिनियम को पिघलते हुए देखा है, आयरन को पिघलते हुए देखा है, सारे सॉलिड स्टेट में होते हैं। बर्फ को पिघलते हुए देखा है। ये जो सॉलिड स्टेट में होते हैं और फिर मेल्ट होकर के लिक्विड बन जाते हैं, इसकी वजह तापमान है। तापमान में वृद्धि होती है। तापमान में वृद्धि होने के कारण पार्टिकल्स में वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशन होने के कारण इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इंक्रीज करने लगता है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इंक्रीज करने के कारण अट्रैक्शन फोर्स घटने लगता है। अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा कमजोर होता है, स्पेस और बढ़ता है, मूवमेंट और बढ़ता है, और धीरे धीरे टेम्परेचर जब बढ़ने लगता है, ये सब कुछ बदलने लगता है, तो धीरे धीरे फिर वो पार्टिकल्स जो सॉलिड को बनाए हुए थे वही पार्टिकल्स अब लिक्विड को बनाएंगे, क्योंकि लिक्विड के अकॉर्डिंग पार्टिकल हो गए हैं। लिक्विड में जो पार्टिकल का कंडीशन होता है, फोर्सेस कम होता है, स्पेस ज़्यादा होता है, मूवमेंट ज़्यादा होता है, उस अनुसार ये पार्टिकल्स चेंज हो गए, और वही अब चेंज होकर के लिक्विड में आ गया। लिक्विड को फिर हीट करेंगे, लिक्विड को फिर गर्म करेंगे और टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, तो फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, फिर फोर्सेस घटेगा, स्पेस बढ़ेगा, मूवमेंट बढ़ेगा, और फिर वो पार्टिकल्स गैस के अकॉर्डिंग हो जाएंगे, और जब फिर सब कुछ बढ़ जाएगा तो वही लिक्विड फिर गैस में चेंज हो जाएगा। इस तरह से पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है, और लिक्विड सॉलिड से लिक्विड हो सकता है, लिक्विड से गैस हो सकता है। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना, एक सवाल में पूछा गया है कि अवस्था परिवर्तन के समय तापमान में वृद्धि क्यों नहीं होती। वो बात अगला लेसन है। यहाँ पर जब अवस्था परिवर्तन होना शुरू होता है, कोई भी सॉलिड को जब हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो तुरंत अवस्था परिवर्तन होने नहीं लगता। पहले उसका प्रोसेस चलता है, वाइब्रेशन पार्टिकल्स में होता है, स्पेस बढ़ता है, और जब ज्यादा होने लगता, बढ़ने लगता, तब वो कोई सॉलिड लिक्विड में चेंज होने लगता है। और सॉलिड जब लिक्विड में चेंज होने स्टार्ट करता है तो टेम्परेचर नहीं बढ़ता, उसका एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर ये चेंज होने लगता है, और कांस्टेंट टेम्परेचर पर चेंज पूर्णतया हो जाता है, लिक्विड बन जाता है। कंटिन्यू रखेंगे, गर्म करना कंटिन्यू रखेंगे, तो हीट के इफेक्ट से फिर थोड़ा और गर्म होगा और स्पेसेस और बढ़ेंगे, तो फिर गैसियस स्टेट में बदलने शुरू होगा, और जैसे ही गैसियस स्टेट में बदलने शुरू होगा वैसे ही फिर अवस्था टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाएगा। तो इस तरह से अवस्था परिवर्तन, इस लेसन में छोटा छोटा हम लोग बात कर रहे हैं वीडियो बनाने का, क्योंकि ज़्यादा ड्यूरेशन वाला वीडियो सेंड नहीं होता है, इसलिए इसमें हम इतनी ही बात करेंगे कि कोई भी पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है, और अवस्था परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक जो हैं वो ताप और दाब हैं। टेम्परेचर में वृद्धि होने से, अभी प्रेशर की बात नहीं हो रही, प्रेशर का इफेक्ट सॉलिड पर नहीं होता, प्रेशर का इफेक्ट गैसियस स्टेट पर होता है। गैसियस स्टेट में कोई सब्सटेंस है और फिर ये रिमूव होता है, फिर ये रिवर्स होता है, जब
फिर गैस से लिक्विड बनता है और फिर लिक्विड से सॉलिड बनता है। तो गैस से लिक्विड बनते समय प्रेशर का भी फंक्शन होता है। तो यहाँ पर लिक्विड से यहाँ प्रोसेस का नाम दिया गया और प्रत्येक प्रोसेस को डिफाइन भी करना है। लिक्विड से सॉलिड से लिक्विड का बनना, सॉलिड से लिक्विड का बनना गलन कहा जाता है या दर्वन कहा जाता है, मेल्टिंग, मेल्टिंग कहा जाता है। लिक्विड से गैस का बनना, लिक्विड से गैस से बनता है तो उसको इवेपोरेशन कहा जाता है, वाष्पन कहा जाता है, वाष्पन, इवेपोरेशन कहा जाता है। और जब गैस से लिक्विड बनता है तो कंडेंसेशन कहा जाता है, हिमीकरण कहा जाता है या जमना कहा जाता है, जमना या हिमीकरण, कंडेंसेशन, जमना, हिमीकरण नॉट, उसको संघनन कहा जाता है। हम इसको मिटाते हैं, बात करते हैं फिर संघनन। लिक्विड से गैस का बनना हिमीकरण नहीं होता, लिक्विड से गैस का बनना हिमीकरण नहीं, लिक्विड से गैस का बनना संघनन होता है, संघनन, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। और फिर द्रव से ठोस का बनना ये जमना कहा जाता है, फ्रीजिंग, फ्रीजिंग, फ्रीजिंग कहा जाता है। और डायरेक्ट कोई सॉलिड गैसीय सिस्टम में बदलता है तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। और कोई सॉलिड भी डायरेक्ट गैस बनता है तो इसको भी सब्लिमेशन कहते हैं। ये अवस्था परिवर्तन का नाम है। इस तरह से चेंज होता है स्टेट्स में, उसके प्रोसेस का नाम है। प्रत्येक एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर चलता है और इसको प्रत्येक को हम डिफाइन करेंगे। आइए आज के लेसन में इतनी ही बात करते हैं। थैंक यू।